हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम चैप्टर स्टार्ट किया था मधुमक्खी व दीमक में सामाजिक संगठन। मधुमक्खियों के अंदर सामाजिक संगठन के बारे में पिछली कक्षा के अंदर हमने पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है दीमक में सामाजिक संगठन। दीमक में सामाजिक संगठन। देखिए, जो दीमक है, दीमक संघ आर्थ्रोपोडा, दीमक संघ आर्थ्रोपोडा के वर्ग इंसेक्टा, दीमक संघ आर्थ्रोपोडा के वर्ग इंसेक्टा के गण हाइमेनोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा का सदस्य है। दीमक संघ आर्थ्रोपोडा के वर्ग इंसेक्टा के गण हाइमेनोप्टेरा का सदस्य है। ठीक है। दीमक की पूरे विश्व के अंदर लगभग 2000 जातियां पाई जाती हैं। दीमक की पूरे विश्व के अंदर लगभग 2000 जातियां पाई जाती हैं, जिनमें से अधिकांश जाति यानी दीमक की जो अधिकांश जातियां हैं वो अफ्रीका महाद्वीप में, अधिकांश जातियां अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती हैं। अब भारत की बात करें तो भारत के अंदर, भारत में दीमक की केवल 270 जातियां पाई जाती हैं। ठीक है। तो दीमक संघ आर्थ्रोपोडा के वर्ग इंसेक्टा के गण हाइमेनोप्टेरा का सदस्य है। दीमक की लगभग 2000 जातियां पाई जाती हैं, जिसमें से अधिकांश जातियां हैं वो अफ्रीका के अंदर देखने को मिलती हैं। भारत में दीमक की 270 जातियां पाई जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना दीमक में प्रभेद। दीमक में प्रभेद। तो दीमक है या दीमक की जो बस्ती होती है, उस दीमक की बस्ती के अंदर 2 प्रकार के प्रभेद पाए जाते हैं। दीमक है, दीमक की बस्ती में 2 प्रकार के प्रभेद पाए जाते हैं। नंबर 1 प्रारंभिक प्रभेद और सेकंड है बंद प्रभेद। ठीक है। तो दीमक की जो बस्ती है उनके अंदर 2 प्रकार के प्रभेद अपने को देखने को मिलते हैं, प्रारंभिक प्रभेद और बंद प्रभेद। प्रारंभिक प्रभेद के अंदर जननक्षम, प्रारंभिक प्रभेद के अंदर जननक्षम नर व मादा आती हैं। प्रारंभिक प्रभेद में जननक्षम नर व मादाएं आती हैं, अर्थात वे नर व मादा आती हैं जो जनन करने में सक्षम होती हैं। ठीक है। अब प्रारंभिक प्रभेद के अंदर यानी कौन कौन सी जो दीमक हैं जो जनन करने में सक्षम होते हैं। तो प्रारंभिक प्रभेद है, इसको भी आगे चल करके 2 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है। नंबर 1 पूर्व प्रजनक और सेकंड है पश्च प्रजनक। प्रारंभिक प्रभेद के अंदर जननक्षम नर व मादा या जनन करने योग्य नर व मादा दीमक इसके अंतर्गत आती हैं। प्रारंभिक प्रभेद है, इसे पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया है, पूर्व प्रजनक और सेकंड है पश्चिम प्रजनक। पूर्व प्रजनक के अंदर राजा और रानी आते हैं। जो पूर्व प्रजनक है, ये पूर्व प्रजनक राजा और रानी होते हैं। पूर्व प्रजनक के अंदर राजा और रानी आते हैं।
ये जनन की क्रिया करते हैं एवं कॉलोनी निर्माण की या कॉलोनी बनाने में सक्षम होते हैं। ठीक है, तो पूर्व प्रजनक है वो राजा और रानी होते हैं। ठीक है, नंबर 1 देखो राजा। राजा है ये हल्के भूरे रंग का, राजा हल्के राजा गहरे भूरे रंग का, गहरे भूरे रंग का होता है तथा राजा का जो आकार है, राजा का आकार रानी की तुलना में कम होता है। फिर ऐसे कह सकते हैं राजा की लंबाई रानी की तुलना में कम होती है। ठीक है, तो राजा गहरे भूरे रंग का होता है। इसकी जो लंबाई है, राजा की लंबाई रानी से कम होती है और इसकी चारों ओर या ऐसे कह सकते इसकी जो देह भित्ति है वो देह भित्ति कठोर होती है। राजा की देह भित्ति कठोर होती है। राजा गहरे भूरे रंग का, इसकी जो लंबाई है वो रानी से कम होता है या आकार के अंदर रानी से छोटा होता है, देह भित्ति इसकी कठोर होती है। राजा रानी के साथ, राजा रानी के साथ शाही कक्ष में, रानी के साथ में शाही कक्ष के अंदर रहता है। ठीक है, सेकंड जो पूर्व प्रजनक है वो रानी होती है। रानी है ये आकार में राजा से बड़ी होती है, ये आकार में राजा से बड़ी होती है और इसका जो रंग है वो हल्का भूरा, रानी का रंग हल्का भूरा होता है। राजा की तुलना में रानी आकार में बड़ी होती है, रंग इसका हल्का भूरा होता है, उदर फैला हुआ होता है। उदर है ये राजा की तुलना में फैला हुआ होता है या थोड़ा चौड़ा होता है। ठीक है, आगे देखो, जो रानी है ये भी शाही कक्ष के अंदर, रानी शाही कक्ष में ही रहती है तथा शाही कक्ष में ही अंडे देती है। रानी शाही कक्ष में रहती है और शाही कक्ष में ही अंडे देने का कार्य करती है। जो राजा और रानी दोनों हैं, इन जो पूर्व प्रजनक हैं, राजा और रानी, इन राजा और रानी के ऊपर बड़े आकार के, राजा और रानी पर बड़े आकार के पंख पाए जाते हैं। राजा और रानी में बड़े आकार के पंख पाए जाते हैं, इसलिए इन दोनों को, राजा व रानी को दीर्घपंखी कहा जाता है। ठीक है, राजा और रानी में बड़े आकार के पंख पाए जाने के कारण इनको दीर्घपंखी कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो थे पूर्व प्रजनक। पूर्व प्रजनक राजा और रानी होते हैं, दोनों जन्म करने योग्य होते हैं। राजा गहरे भूरे रंग का होता है, लंबाई रानी से कम होती है और इसकी देह भित्ति कठोर होती है। राजा रानी के साथ शाही कक्ष के अंदर रहता है, जबकि जो रानी है ये राजा से आकार में बड़ी होती है, हल्के भूरा, इसका जो रंग है वो हल्का भूरा होता है, इसका उदर फैला हुआ होता है। देखिए, जो रानी है ये शाही कक्ष में रहती है और अंडे देने का कार्य शाही कक्ष में करती है। साथ ही जो रानी की उम्र है वो 15 से 50 वर्ष के समथिंग होती है। 15 से 50 वर्ष रानी की आयु होती है। इन दोनों के ऊपर ही बड़े आकार के पंख पाए जाने के कारण इन्हें दीर्घपंखी कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो एक प्रारंभिक प्रभेद का पहला प्रकार पूर्व प्रजनन। इन प्रारंभिक प्रभेद के अंदर वे दीमक आती हैं जो जनन करने में सक्षम होती हैं, जो जनन करने में सक्षम होती हैं वो दीमक प्रारंभिक प्रभेद के अंदर आती है। सेकंड है पश्चिम प्रजनक। पश्चिम प्रजनक है ये भी जननक्षम, पश्चिम प्रजनक जननक्षम नर व मादा होती हैं। यानी जनन करने में सक्षम नर व मादा पश्च प्रजनक होती हैं। पश्च प्रजनक के द्वारा श्रमिक, पश्च प्रजनक के द्वारा श्रमिक, सैनिक व
पश्च प्रजनक उत्पन्न होते हैं। पश्च प्रजनक है, ये जननक्षम नर व मादाएं होती है, वे नर व मादाएं नहीं, ये राजा और रानी को छोड़ करके, राजा व रानी को छोड़ करके जो बस्ती के अंदर उपस्थित जननक्षम नर व मादा वो पश्च प्रजनक होती है। पश्च प्रजनक के द्वारा श्रमिक, सैनिक व पश्च प्रजनक ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ये था प्रारंभिक प्रभेद दीमक का। सेकंड है बंदे प्रभेद। जो बंदे प्रभेद है, इनके अंदर उपस्थित जो नर व मादा होती है, बंदे प्रभेद में उपस्थित जो नर व मादा होती है वो जनन करने में अक्षम होती है, यानी कि जनन करने में अक्षम होती हैं या फिर ये जनन नहीं कर सकती हैं। बंदे प्रभेद के अंदर वे नर व मादा आते हैं जो जनन करने में अक्षम होती हैं। ठीक है, और बंद प्रभेद है, इसमें बंद प्रभेद है, इसमें भी दो प्रकार की दीमक आती हैं। नंबर 1 श्रमिक और सेकंड है सैनिक। श्रमिक और सैनिक। श्रमिक वे द्विगुणित नर व मादा, श्रमिक वे द्विगुणित नर व मादा होती हैं जो जनन करने में अक्षम होती है, या फिर ऐसे कह सकते हैं श्रमिक हैं ये बंदे द्विगुणित नर व मादा होती हैं। ठीक है, तो जो श्रमिक हैं, इन श्रमिक की संख्या, श्रमिकों की संख्या बस्ती में सबसे ज्यादा होती है, यानी जो दीमक की बस्ती है उस दीमक की बस्ती में सबसे अधिक संख्या में श्रमिक पाए जाते हैं। ठीक है, और इनका जो कार्य है, इन श्रमिक है, इनका बस्ती में जो कार्य है वो है भोजन एकत्रित करना, भोजन एकत्रित करना। ठीक है, सेकंड का कार्य है राजा व रानी को भोजन प्रदान करना, भोजन एकत्रित करना, राजा व रानी को भोजन प्रदान करना, बस्ती का निर्माण करना, बस्ती का निर्माण करना, व इसके अलावा जो शाही कक्ष होता है, शाही कक्ष, इस शाही कक्ष की साफ सफाई, शाही कक्ष की जो साफ सफाई करने का जो कार्य है वो श्रमिकों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो बंद प्रभेद है, इनके अंदर वे नर व मादा आती हैं जो जनन करने में अक्षम होती है, या फिर बंदे नर व मादाएं आती हैं। बंद प्रभेद के अंदर दो प्रकार की दीमक होती हैं, एक तो श्रमिक और दूसरे हैं सैनिक। श्रमिक वे बंदे द्विगुणित नर व मादा होते हैं। बंदे श्रमिक हैं ये द्विगुणित नर व मादा होती हैं जो जनन करने में अक्षम होती हैं। ठीक है, श्रमिकों की जो संख्या है वो बस्ती में सबसे ज्यादा होती है, और श्रमिक जो श्रमिक है ये बस्ती का सभी कार्य करते हैं, जैसे भोजन एकत्रित करना, राजा व रानी को भोजन देना, बस्ती निर्माण करना, व शाही कक्ष की साफ सफाई करने का जो कार्य है वो श्रमिकों के द्वारा ही किया जाता है। सेकंड है सैनिक। सैनिक भी बंदे द्विगुणित नर व मादा होते हैं। सैनिक भी द्विगुणित नर व मादा होते हैं, और सैनिक हैं, इन सैनिकों के द्वारा जो सैनिक है, इन सैनिकों का जो सर है, सैनिकों का जो सर है ये सर आकार में चौड़ा होता है। सैनिकों का सर आकार में चौड़ा होता है, और सैनिकों का कार्य होता है बस्ती की सुरक्षा करना। बस्ती की सुरक्षा करने का जो कार्य है वो सैनिकों के द्वारा किया जाता है। अब जो
सैनिक हैं वो बस्ती की सुरक्षा करते कैसे हैं। अब सैनिकों का जो सर है ये आकार में चौड़ा होता है। जब कोई शत्रु इन पर अटैक करता है या इनको अटैक की संभावना होती है तो उस समय ये अपने सिर को जो बस्ती के का प्रवेश द्वार होता है, बस्ती का प्रवेश द्वार होता है, इस प्रवेश द्वार के ऊपर अपने सर को लगा करके प्रवेश द्वार को बंद कर देते हैं। शत्रु के आक्रमण के समय ये श्रमिक अपने सर को बस्ती के प्रवेश द्वार पर लगाकर उसे बंद कर देते हैं, या फिर इनके द्वारा शत्रुओं के प्रति रसायनों का स्राव किया जाता है। ये शत्रुओं को प्रतिकर्षित करने के लिए इनके द्वारा रसायनों का स्राव किया जाता है, या फिर ये शत्रुओं को काट करके बस्ती की सुरक्षा करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये तो थे दीमक के प्रभेद, यानी एक जो बस्ती होती है उस बस्ती के अंदर किस प्रकार की दीमक पाई जाती है, उनके अंदर उनका जो श्रम विभाजन के आधार पर कितने प्रकार की दीमक उसमें पाई जाती है। ठीक है, कितने प्रभेद बताए थे? 2 प्रारंभिक प्रभेद और बंध प्रभेद। प्रारंभिक प्रभेद के अंदर जननक्षम नर व मादा आती है, जनन करने योग्य नर व मादा आती है। प्रारंभिक प्रभेद को भी 2 भागों में डिवाइड किया था। नंबर 1 पूर्व प्रजनक और सेकंड था पश्च प्रजनक। पूर्व प्रजनक के अंदर राजा व रानी आती हैं जो बस्ती निर्माण करने में सक्षम होती हैं। राजा गहरे भूरे रंग का, इसकी जो लंबाई है वो रानी से कम होती है, देह दीप्ति कठोर रहती है। जो राजा है ये राजा रानी के साथ शाही कक्ष में रहता है, जबकि रानी है ये राजा से आकार में बड़ी होती है, रंग इसका हल्का भूरा उधर फैला हुआ होता है। इनकी जो आयु है वो 15 से 50 वर्ष होती है और ये भी शाही कक्ष के अंदर रहती हैं और उसी के अंदर अंडे देने का कार्य करती हैं। ठीक है, अब रानी और राजा दोनों के ऊपर बड़े आकार के पंख पाए जाते हैं और बड़े आकार के पंख पाए जाने का इन दोनों को दीर्घपंखी भी कहा जाता है। सेकंड प्रारंभिक प्रभेद पश्च प्रजनक। पश्च प्रजनक के अंदर राजा और रानी को छोड़ करके जननक्षम नर व मादा आती हैं, जनन करने योग्य नर व मादा आती हैं, जिनके द्वारा श्रमिक सैनिक व पश्च प्रजनक उत्पन्न किए जाते हैं। ठीक है, सेकंड देखो, ये तो था प्रारंभिक प्रभेद। सेकंड है बंध प्रभेद। बंध प्रभेद के अंदर जो जनन न कर सकने या जनन करने में अक्षम नर व मादा आती हैं या बंध नर व मादाएं आती हैं। इसमें ये भी 2 प्रकार के होते हैं, श्रमिक और सैनिक। श्रमिक हैं ये बंध द्विगुणित नर व मादा होते हैं, जो बंध द्विगुणित नर व मादा होते हैं। ये बस्ती में सबसे अधिक संख्या के अंदर उपस्थित होते हैं। बस्ती में इनकी जो संख्या है वो सबसे अधिक होती है और इनका कार्य होता है भोजन एकत्रित करना, राजा व रानी को भोजन देना, बस्ती निर्माण करना और शाही कक्ष की साफ सफाई करने का कार्य है इनके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है जो सैनिक। सैनिक भी द्विगुणित बंध नर व मादाएं होती हैं। सैनिक द्विगुणित बंध नर व मादाएं होती हैं। सैनिकों का जो सर है ये आकार में बड़ा होता है, चौड़ा होता है और इसका कार्य होता है बस्ती की सुरक्षा करना। जब किसी शत्रु के आने पर या शत्रु के आने की इनको सूचना होती है उस समय ये बस्ती के प्रवेश द्वार को अपने सर के द्वारा बंद कर लेते हैं या फिर इनके द्वारा प्रतिकर्षित रसायनों का स्राव किया जाता है कि शत्रु को काट करके ये जो है बस्ती की सुरक्षा करते हैं। ठीक है, अब ये तो इनके अंदर हो गए, यानी जो दीमक है उनके अंदर प्रभेद हो गए। नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है बस्ती का निर्माण।
नेक्स्ट टॉपिक है बेटा अपना नई बस्ती का निर्माण। ये दीमक है, इस दीमक के अंदर नई बस्ती का निर्माण कैसे होता है। नई बस्ती का निर्माण, देखिए जब बरसात के मौसम में या वर्षा का जो मौसम होता है, उस मौसम के दौरान जब प्रारंभिक वर्षा होती है या पहली बारिश होती है, वर्षा के मौसम के दौरान जब पहली वर्षा या बारिश होती है, उस समय जो बस्ती के अंदर उपस्थित राजा और रानी, राजा व रानी, ये दोनों पुरानी बस्ती को छोड़ देते हैं। वर्षा के मौसम में जब पहली वर्षा होती है तो पहली वर्षा के बाद में राजा व रानी पुरानी बस्ती को छोड़ देते हैं और उसके बाद ये अपने पंखों की सहायता से उड़ते हैं, पंखों की सहायता से उड़ करके चले जाते हैं और इस उड़ान को कामद उड़ान कहा जाता है। ठीक है, राजा व रानी अपने पंखों की सहायता से उड़ान भरते हैं और उस उड़ान को कामद उड़ान कहा जाता है। ठीक है, अब कुछ समय पश्चात कामद उड़ान जब ये भरते हैं तो कुछ समय पश्चात इनके जो पंख हैं, राजा और रानी के जो बड़े आकार के पंख थे, ये पंख झड़ जाते हैं, पंख झड़ जाते हैं और उसके बाद राजा और रानी के द्वारा भूमि में एक गड्ढे का निर्माण किया जाता है। उसके बाद राजा व रानी के द्वारा एक गड्ढे का निर्माण किया जाता है और इस गड्ढे को, यानी जिस गड्ढे का ये निर्माण कर रहे थे, उस गड्ढे को शाही कक्ष, उस गड्ढे को शाही कक्ष कहते हैं। जबकि जो राजा और रानी जिसके द्वारा, जिस राजा या रानी के द्वारा गड्ढे का निर्माण किया गया है, इसको शाही जोड़ा, इसको शाही जोड़ा कहा जाता है। ठीक है, उसके पश्चात यानी पहली वर्षा जब होती है तो पुरानी बस्ती को छोड़ करके राजा व रानी उड़ान भरते हैं, उसे अपन कामद उड़ान कहते हैं। कामद उड़ान के दौरान राजा व रानी के पंख झड़ जाते हैं। उसके पश्चात राजा व रानी के द्वारा गड्ढे का निर्माण किया जाता है और ये गड्ढा है वो शाही कक्ष कहलाता है और ये राजा और रानी शाही जोड़ा कहलाते हैं। इस शाही कक्ष के अंदर राजा और रानी जनन की क्रिया करते हैं। इस शाही कक्ष में राजा और रानी जनन की क्रिया करते हैं। उसके पश्चात रानी के द्वारा शाही कक्ष में अंडे दिए जाते हैं। शाही कक्ष के अंदर अंडे दिए जाते हैं और इन अंडों से सबसे पहले श्रमिकों का, उसके पश्चात सैनिक, अंडों से सबसे पहले श्रमिक, उसके पश्चात सैनिक और लास्ट में पश्च प्रजनक निर्मित होते हैं। ठीक है, जैसे ही रानी अंडे देती है, इन अंडों से सबसे पहले श्रमिक के पश्चात सैनिक और लास्ट में पश्च प्रजनक निर्मित होते हैं। कुछ दिनों के पश्चात श्रमिक सैनिक व पश्च प्रजनक की संख्या हजारों में हो जाती है और इस तरह एक नई बस्ती का निर्माण होता है। इस तरह एक नई बस्ती का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दीमक की बस्ती के अंदर जो दीमक है वो अपनी नई बस्ती का निर्माण करती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है भोजन एकत्रित करना। भोजन एकत्रित करना, जो दीमक है उस दीमक का जो घर होता है, बस्ती जिसको बोलते हैं अपन को, उसको वाल्मीकि कहा जाता है।
उसको वाल्मीकि कहते हैं। जो मिट्टी का जो घर होता है उस मिट्टी के घर को वाल्मीकि कहा जाता है। तो भोजन एकत्रित करने के लिए श्रमिक व सैनिक बाहर निकलते हैं। ठीक है, जो श्रमिक हैं ये तो बीच में चलते हैं, श्रमिक तो बीच में चलते हैं, जबकि सैनिक इनके दोनों ओर एक प्रहरी की तरह चलते हैं। भोजन एकत्रित करने के लिए वाल्मीकि से श्रमिक व सैनिक निकलते हैं। श्रमिक और जो सैनिक हैं वो एक कतार के अंदर चलते हैं, जिसमें बीच के अंदर तो श्रमिक होते हैं, जबकि इनके दोनों ओर, ये जो कतार है इस दोनों ओर सैनिक प्रहरी की तरह चलते हैं। देखने में ऐसे लगता है जैसे किसी जुलूस के किसी जो जुलूस है उस जुलूस के दोनों ओर सिपाही चल रहे हों। ठीक है, भोजन एकत्रित करने के लिए श्रमिक बीच में और इनके दोनों ओर सैनिक चलते हैं। अब देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई जुलूस निकल रहा हो और इस जुलूस के दोनों ओर सैनिक या सिपाही चल रहे हो। ठीक है, अब जो श्रमिक हैं ये श्रमिक अपने मुंह में पेड़ पौधों की पत्तियों को दबा करके वापस इतनी बस्ती या वाल्मीकि के अंदर लाते हैं। इस प्रकार से दीमक की बस्ती के अंदर दीमक की जो दीमक है उस दीमक की बस्ती में भोजन का एकत्रण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट डिबेट अपना टॉपिक है कवक की खेती। देखिए, दीमक के द्वारा कवक की भी खेती की जाती है। तो कुछ दीमक की प्रजातियां ऐसी होती हैं जिनके द्वारा अपनी बस्ती में, कुछ दीमक की प्रजातियां हैं वो अपनी बस्ती में कवक की खेती करती हैं। कुछ दीमक की प्रजातियां अपनी बस्ती में कवक की खेती करती हैं और इस कवक का उपयोग ये भोजन के रूप में करते हैं। मुख्यतः जो कवक की खेती है उसमें एस्कोमाइसिटीज व बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग के जो कवक हैं, इन वर्ग के कवकों की दीमक की बस्ती में खेती की जाती है। ठीक है, तो कुछ दीमक की जो जातियां हैं वो अपनी बस्ती के अंदर कवक को उगाते हैं, कवक की खेती करते हैं और इस कवक का उपयोग ये भोजन के रूप में करते हैं। कवक की खेती के रूप में मुख्यतः एस्कोमाइसिटीज व बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग के कवकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इस चैप्टर का अपना लास्ट टॉपिक है दीमक के अंदर भाषा का संप्रेषण। दीमक के अंदर भाषा का संप्रेषण। दीमक में भाषा का जो संप्रेषण है इनका सबसे पहले अध्ययन हाउज के द्वारा किया गया था और हाउज ने बताया कि जो हाउज है और इसने हाउज ने बताया जब सैनिकों को किसी प्रकार के खतरा महसूस होता है, किसी प्रकार का खतरा महसूस होता है तो उस समय जो सैनिक हैं वो बस्ती की दीवारों पर अपने सिर को टकराते हैं। जब सैनिकों को किसी प्रकार का खतरा महसूस होता है तो उस स्थिति में सैनिक अपने सर को जो बस्ती की दीवारें होती हैं उन बस्ती की दीवारों पर टकराते हैं, बस्ती की दीवारों पर अपने सर से टक्कर मारते हैं। प्रत्येक 2 से 3
3 टक्कर के मध्य आधा सेकंड का अंतराल होता है। प्रत्येक 2 से 3 टक्कर के अंदर आधे सेकंड का अंतराल होता है। ठीक है, और इस समय यानी ये जो टक्कर मारते हैं, इन टक्कर से 100 साइकिल प्रति सेकंड की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस दौरान 100 साइकिल प्रति सेकंड की ध्वनि उत्पन्न होती है, और इस ध्वनि से ये जो ध्वनि उत्पन्न होती है, इस ध्वनि को सुनते ही बस्ती के अंदर उपस्थित जो श्रमिक व सैनिक होते हैं, ये सचेत हो जाते हैं और सुरक्षित स्थानों पर चले जाते हैं। इसी समय जो रानी जो दीमक होती है, वो रानी के द्वारा एक फिरोमोन इसके द्वारा अलर्ट फिरोमोन का स्राव किया जाता है, और इस अलर्ट फिरोमोन के स्राव से कुछ श्रमिक और सैनिक हैं, ये रानी के चारों ओर, जो कुछ सैनिक और श्रमिक हैं, ये रानी के चारों ओर उपस्थित हो जाते हैं, घेरा बना लेते हैं। तो इस प्रकार से जो दीमक है वो अपनी सुरक्षा करते हैं। ठीक है, तो दीमक में भाषा का जो संप्रेषण है सबसे पहले हरदन किया था हाउस ने बताया कि जब भी खतरे की स्थिति होती है, खतरा महसूस होता है, उस समय जो श्रमिक है अपने सिर को बस्ती के दीवारों पर टकराते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक जो 2 से 3 टक्कर है उसमें आधे सेकंड का समय होता है, और उस दौरान 100 साइकिल प्रति सेकंड की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस ध्वनि को सुनकर के श्रमिक व जो सैनिक हैं ये अपने बस्ती के अंदर सुरक्षित स्थानों पर चले जाते हैं, और इसी समय जो रानी दीमक है उसके द्वारा अलर्ट फिरोमोन का रानी को चारों ओर से घेर लेते हैं और उसकी सुरक्षा करते हैं। इसी के साथ जो अपना ये चैप्टर है ये समाप्त होता है। धन्यवाद।